नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी में। हमारी हिंदी की क्लास में बेटा आज हम करेंगे 9वीं कक्षा का जो क्षितिज का पाठ 2 है, लहासा की ओर। उसका सार मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ और आज हम करेंगे उस पाठ के प्रश्नोत्तर। एक बार प्रश्नोत्तर पर चर्चा हो जाएगी तो वो अच्छे से आपको याद हो जाएंगे, याद करने में आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं लहासा की ओर पाठ के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1 है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? मैंने जब आपको पाठ का सार बताया था तब भी मैंने आपको ये बात समझाई थी कि जब लेखक थोंगला से पहले आखिरी गांव में पहुंचे थे तो उनको वहाँ एक मंगोल भिक्षु मिल गए थे, जिनको लेखक सुमति कह रहे हैं। तो जो सुमति थे वो वहीं के रहने वाले थे और वहीं पर एक भिक्षु थे। आसपास के गांवों में सभी लोग उनको जानते थे और उनका बहुत सम्मान करते थे। तो लेखक उनके साथ था, तो सुमति की वजह से भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद भी उनको रहने का अच्छा स्थान मिल गया था। लेकिन जब लेखक दोबारा गए थे, दूसरी बार यात्रा करने गए थे, तब वो भद्रवेश में थे, लेकिन शाम के समय पहुंचे थे और कोई जान पहचान का वहां का स्थानीय व्यक्ति नहीं था, तो इसलिए उनको सही स्थान नहीं मिल पाया था। प्रश्न 2, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? लेखक ने जब ये यात्रा की थी वो 1929-30 की बात है। उस समय तिब्बत में कानून नहीं था कोई हथियारों के लिए। जिस प्रकार हथियार रखने के लिए हमारे यहाँ लाइसेंस जरूरी होता है, तो इस प्रकार का कोई कानून नहीं था तिब्बत में। तो वहाँ पर सभी लोग जिस तरह हमारे यहाँ डंडे लाठी लेकर चलते हैं, इसी प्रकार बेरोक टोक हथियारों को लेकर चलते थे। तो यात्रियों को इस बात का डर बना रहता था, क्योंकि सभी के पास हथियार होते थे और रास्ते सुनसान होते थे, तो उनके साथ लूटपाट और हत्या होने का बहुत डर बना रहता था कि कोई भी उनकी हत्या कर सकता था लूटमारी करने के लिए। प्रश्न 3, लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया था? लेखक लंगकोर के रास्ते में अपने साथी के साथ घोड़ों पर सवार था। घोड़ों के साथ थे और भी कई लोग थे उनके साथ, घोड़ों पर ही थे, लेकिन 2 ही कारण थे जिस कारण वो उनसे पिछड़ गया था। एक तो जो लेखक का घोड़ा था वो बहुत धीमी गति से चल रहा था, इस कारण वो पीछे रह गए थे। दूसरा, जब वो जा रहे थे थोड़ा पीछे रह गए थे, तो एक ऐसा रास्ता था जो 2 तरफ जा रहा था और लेखक गलती से दूसरे रास्ते पर निकल गए थे, जो कि गलत था। और लेखक जब 1-1.5 मील वहां चले गए उस गलत रास्ते पे, तब जाकर उनको पता लगा कि वो तो गलत रास्ते पर है। फिर वो वहां से वापस आए और इस कारण वो अपने साथियों से पिछड़ गए। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? लेखक जब सुमति के साथ शेखर विहार में थे तो सुमति के जान पहचान के सभी लोग थे, यजमान थे उसके, और वो वहाँ उनके पास पशुओं के लिए गंडे वगैरह देने के लिए जाना चाहते थे। लेकिन लेखक को पता था अगर सुमति एक बार चला गया तो कम से कम 2-3 दिन लगा देगा वापस आने में, इसलिए लेखक ने सुमति को वहाँ जाने की अनुमति नहीं दी। लेकिन जब दूसरी बार लेखक और सुमति मंदिर में पहुंच गए थे तो वहां पर बौद्ध धर्म के कंजूर थे, जो 103 पोथियां थी लगभग, जो एक पोथी 15-15 किलो की थी। तो उस वक्त लेखक का मन किताबों में, बौद्ध धर्म तो उन्होंने अपना ही रखा था, और जब सुमति ने कहा कि वो अपने यजमानों से मिलना चाह रहे हैं तो क्या वो जा सकते हैं, तो लेखक ने उनको खुशी खुशी अनुमति दे दी, क्योंकि वो 2-3 दिन तक इन जो कंजूर थे बौद्ध धर्म के जो वचन थे उनको अच्छे से पढ़ लेना चाहते थे और वो उन किताबों में रम गए थे, इसलिए उन्होंने सुमति को जाने की अनुमति दे दी थी। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अपनी यात्रा के दौरान लेखक को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। पहले तो वो एक भिखमंगे के वेश में गए थे, तो भिखमंगों को कोई भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते। फिर उनको सुमति मिल गई तो चलो उनको रहने का उचित स्थान मिलता गया था। फिर उनको काफी स्थानों पर तो अपना सामान, अपने बैग खुद पीठ पर लाद कर चढ़ाई करनी पड़ी थी। दूसरा, उनको डाकुओं का भी डर बना रहता था, क्योंकि वहां पर हथियार का कोई कानून नहीं था, तो डाकुओं का और हत्या का उन्हें बहुत डर बना रहता था। कोई भी अगर कोई लगता था वो डर जाते थे कि कहीं कोई हत्या या वो ना कर दे।
फिर एक बार वो जब लंकोर के मार्ग पर जा रहे थे तो उनका घोड़ा ऐसा मिल गया था लेखक को जो वो बहुत धीमी गति से चल रहा था। धीमी गति से चल रहा था तो वो भी अलग बात थी, लेकिन वो गलत रास्ते पर भी चले गए, गलत मोड़ मुड़ गए और 1-1.5 मील चलने के बाद उनको गलती का पता लगा तो वो वापिस आए। इस प्रकार लेखक को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था यात्रा के दौरान। प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। लेखक के इस यात्रा वृतांत से हमें पता लगता है कि उस समय का जो तिब्बती समाज था वो काफी व्यवस्थित था। आपस में जातिगत भेदभाव नहीं था किसी का, और एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे को समान समझते थे। महिलाएं भी पर्दा नहीं करती थी और सबको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। यहाँ तक कि यात्रियों को भी बड़ा सम्मान दिया जाता था। अगर कोई यात्री चाय बनवाने के लिए कहता तो महिलाएं चाय बनाकर दे देती थी। अगर किसी को लगता था कि चाय अच्छी नहीं बनेगी तो रसोई में भी आने की उनको अनुमति दे दी जाती थी। हाँ, एक भिखमंगे भिखारी जैसे लोगों को तो थोड़ा सा दूर रखा जाता था, उन पर विश्वास नहीं करते थे कि चोरी या लूटमारी ना हो जाए। एक उस समय हथियार का कोई कानून नहीं था, तो हथियार का कानून ना होने के कारण वहाँ चोरी, डकैती और हत्या वगैरह के ज्यादा इस तरह के मामले होते थे। तो ये सब उस समय के समाज में देखने को मिलता है। प्रश्न 7 है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए इन विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। क, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। ख, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। ग, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी। घ, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। यह प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है। इसमें अर्थ पूछा है कि लेखक के कहने का भाव क्या है। लेखक कह रहे थे कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था, अर्थात वह पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। इसका यह उत्तर आएगा कि वो पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। इस पाठ में सुमति एक मंगोल भिक्षु है। उसके बारे में हम कह सकते हैं कि वह बहुत ही एक सम्मानित और ईमानदार व्यक्ति था। वो जहाँ भी जाता है रास्ते में उसके हर गांव में उसके जान पहचान के लोग मिलते हैं जो उसका बहुत सम्मान भी करते हैं। इसी कारण लेखक भिक्षु वेश में, भिखमंगे के वेश में थे तो भी उनको रहने का उचित स्थान ठहरता है। वो बहुत मिलनसार है, ताकि क्योंकि हर गांव में जाता है तो उसके मिलने वाले लोग मिलते ही हैं, और लेखक को वो अनेक प्रकार के राहदारी जैसे उनसे भी बचाता हुआ आता है। थोड़ा सा लालची प्रवृत्ति का भी बताया है उसको, क्योंकि वो गांव में जाकर गंडे देना चाहता है, क्योंकि उसके हर गांव में यजमान थे तो वो जाता गंडे देने जाता तो उनके जो यजमान उसको दान दक्षिणा भी देते। इस लालच में वो वहां जा रहे थे। तो इस प्रकार थोड़ा सा लालची प्रवृत्ति का भी है। सुमति एक बहुत ही सम्मानित, मिलनसार और मेहनती व्यक्ति है। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित, विचार व्यक्त कीजिए। हमारा आचार विचार, हमारे प्रति व्यवहार हमारी वेशभूषा के अनुसार नहीं होना चाहिए। हमारी वेशभूषा को देखकर ही अगर हमारे प्रति कोई व्यवहार करे तो हमारी राय में ये अनुचित है। व्यक्ति के व्यवहार के कारण ही उसके प्रति व्यवहार करना चाहिए कि उसका व्यवहार किस प्रकार का है, तभी उसके प्रति हमें सम्मान की भावना रखनी चाहिए। यात्रा वृतांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है। तिब्बत पहाड़ी क्षेत्र में है, चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, हरे भरे पहाड़। कहीं तो पहाड़ बिल्कुल नंगे दिखाई देते हैं, कोई पेड़ भी नहीं है वहाँ पर, और पहाड़ों को काटती हुई जल धाराएं बह रही है, मतलब नदियां निकल रही हैं पहाड़ों में से। कुछ पहाड़ों के काट कर छोटे छोटे रास्ते बनाए गए हैं, और पहाड़ों की जो ढलानों पर है वो छोटे छोटे गांव भी बसाए हैं। बर्फों से ढके पड़े हैं पहाड़, और कहीं कहीं तो ऐसा भी दिखाई देता है कि एक टापू सा लगता है, चारों ओर पहाड़ और बीच में थोड़ी सी समतल भूमि भी दिखाई देती है। तो इस प्रकार जो तिब्बत है वो पूर्णतः एक पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन जो हमारा हरियाणा है वो ऐसा नहीं है। वो तो समतल भूमि है, उसमें चारों ओर समतल भूमि है, हरे भरे खेत हैं। यहाँ पर खेतों की सिंचाई के लिए नहर हैं, नहरों का जाल बिछा पड़ा है, सड़कें और रेलें हैं जो आवागमन के लिए जरूरी हैं। तो इस प्रकार हरियाणा और तिब्बत की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो बिल्कुल भिन्न है।
तो बच्चों ये तो थे हमारा जो पाठ है दूसरा क्षितिज पुस्तिका का 9वीं कक्षा का लहसा की ओर उसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और हमारे हिंदी को जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।